हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा सोशल सेंटर। आज हम लोग हिस्ट्री का एक नया चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं है। दैट इज चैप्टर फर्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर की शॉर्ट समरी हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, पूरी स्टोरी बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, इतने सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बट मेक श्योर इस शॉर्ट वीडियो में हम आपको इस पूरी चैप्टर की कहानी डिटेल बताने वाले हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ स्टोरी को ध्यान से सुनना है और रिकॉल करना, हाँ हमने ये चीजें डिटेल में पढ़ा है और आपका एग्जाम बहुत पास है। आप इजीली इस वीडियो को देखने के बाद, हमारे इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर की शुरुआत होती है किससे? एक पेंटिंग से। मैंने लिखा भी है, जो 1848 में एक पेंटिंग बनती है। उस पेंटिंग को बनाने वाला कौन होता है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट होता है जिसका नाम होता है फ्रेडरिक सोरियो। उस पेंटिंग का नाम क्या रहता है? तो आप ध्यान रखिएगा, उस पेंटिंग का नाम रहता है द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक नाम रहता है, और फ्रेडरिक सोरियो बनाया होता है। आप बोलोगे सर पेंटिंग का क्या रिलेशन है इस चैप्टर से? एक्चुअली इस पेंटिंग के थ्रू जो फ्रेडरिक सोरियो है ना, वो एक ड्रीम देखता है, कि विजन क्रिएट करता है कि आने वाले टाइम में जो पूरा यूरोप है वहां पर नेशन स्टेट कैसे बनने वाले हैं। कहने का एसेंस ये है कि कैसे मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटर सिस्टम खत्म होने वाला है और उसकी जगह पर रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक सिस्टम आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, उस पूरे पेंटिंग का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो उस पेंटिंग के सामने हैं, ठीक है, जिनमें कह सकते हैं पास कर गए हैं, जिनमें क्या हो गया कि मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया। कुछ उस पेंटिंग के सामने कंट्रीज हैं जिनमें अभी रिवॉल्ट चल रहा है, कुछ पीछे हैं जहां पर अभी मोनार्की सिस्टम ऑलरेडी है, डिक्टेटर सिस्टम ऑलरेडी है। बाकी दिया हुआ कैसे लोग चल रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये पेंटिंग दे के भी पूछ देता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पेंटिंग और डिस्क्राइब अबाउट दिस पेंटिंग। ये आप कंप्लीट कर लीजिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की तरह ये दिया हुआ है, बाकी यहाँ से कुछ बनने वाला नहीं है क्वेश्चन। दूसरा शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। ध्यान रहे आपको कि 1789 से लेकर 1799 तक, पूरे 10 साल तक, 10 इयर्स तक फ्रेंच रेवोल्यूशन चलता है। हम स्टोरी थोड़ी जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं, पूरा चैप्टर बहुत शार्ट में आपको हम समझाने वाले हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मतलब क्या रहेगा रिवीजन का। तो 1789 टू 1799 पूरे 10 ईयर तक क्या चलता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या होता है? रोल में आता है। ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन होता क्या है कि लोगों को एक साथ लाने के लिए, उनको कलेक्ट एक साथ लाने के लिए क्या किया जाता है? कुछ नए मेजर्स डेवलप किए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। उनमें क्या क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि आइडिया ऑफ ला पैत्रे एंड सिटिजन, मतलब सिटीजन का और फादरलैंड का आइडिया लाया जाता है। इसके बाद क्या होता है? न्यू हेम्स एंड ओथवर्क कंपोज किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सेंट्रलाइज्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट और सेंट्रलाइज मेजरमेंट लाए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। फ्रांस में फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता है। स्टेट जनरल जो 9th में पढ़ा होता है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? नेशनल असेंबली रख दिया जाता है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि डिस्करेज द रीजनल डायलेक्ट्स, जो रीजनल डायलेक्ट्स होते हैं उनको डिस्करेज किया जाता है और कहा जाता है कि सब लोग फ्रेंच बोलेंगे। इस तरह से ये क्यों किया जाता है? ताकि लोगों को एक साथ हम ला सके और रेवोल्यूशन कर सके और मोनार्की सिस्टम को खत्म कर सके। इस तरह से एबलाइजेशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म किया जाता है। और फाइनली होता क्या है कि 1804 में रूल में कौन आ जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, सर नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट जब रूल में आता है ना, तो नेपोलियन बोनापार्ट रूल में आने के बाद क्या करता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करता है, आप कह सकते हैं कुछ चेंजेस करता है फ्रांस में, और उसी चेंजेस को हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804। यहां आप ध्यान रखना, नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। और उस सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, पहला ये करता है कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एबलाइज्ड, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। मतलब अब जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे बर्थ के बेस पर, इसको खत्म करेंगे, इसके जगह पर इक्वलिटी लाएंगे। दूसरा क्या? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी लाएंगे। आगे क्या करेंगे? पीजेंट ऑफ फ्रीड फ्रॉम द सबडोमन एंड मेटोरियल ड्यूज, मतलब जो टैक्सेस लगते थे उनको खत्म कर दिया। उसके बाद क्या किया? इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसने किया। इसके बाद क्या होता है? यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइज ऑफ द वेट एंड मेजरमेंट लाता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। इस तरह से सिविल कोड ऑफ 1804 आता है। और ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड, या फिर राइट द सम प्रोविजंस ऑफ द
सिविल कोड ऑफ 1804, इसको आप लिखिएगा। इसके बाद कहानी शुरू होता है हमारा क्या, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप देखेंगे तो मिड 18th सेंचुरी तक पूरे यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। जैसे एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है हैब्सबर्ग एम्पायर का, उसमें आप देखेंगे भी। इसके बाद स्टोरी थोड़ी सी बदलती है और इसमें दो ग्रुप के बारे में दिया हुआ है। एक ग्रुप जो दिया हुआ एरिस्टोक्रेसी और दूसरा दिया हुआ न्यू मिडिल क्लास। कौन लोग होते हैं? एरिस्टोक्रेसी में वो लोग होते हैं ना जो लोग जो लोग अमीर लोग होते हैं, ठीक है, जिनके रहने का तरीका अलग होता है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, अपने ही लेवल के लोगों में शादी करते हैं, ठीक है। और अगर आप टाउन में देखेंगे तो उनके बड़े बड़े घर होते हैं, और विलेज एरिया में देखेंगे तो बहुत बड़े लैंड ओनर्स होते हैं। इस तरह की चीजें होती है, ये होता है। जो न्यू मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, उनमें कौन लोग होते हैं? उनमें बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन क्लास के लोग होते हैं, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस क्लास के लोग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडिल क्लास। उसके बाद आता है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म मींस। यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। तो वर्ड का मतलब दिया है कि जो लिबरलिज्म है वो लैटिन वर्ड लाइबर से आया हुआ, जिसका मतलब होता है फ्री। अब ध्यान रखिएगा, लिबरल नेशनलिज्म एक आइडिया होता है जिस आइडिया में फ्रीडम की बात करते हैं। कितनी टाइप की फ्रीडम? दो टाइप की फ्रीडम। पहला जो होता है वो पॉलिटिकल फ्रीडम, दूसरा होता है इकोनॉमिक फ्रीडम। पॉलिटिकल स्फीयर में क्या क्या बात करते हैं ये लोग? तो पॉलिटिकल स्फीयर में बात करते हैं कि अब गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट कैसे होने चाहिए? कंसेंट से होनी चाहिए। इंडा पार्टोक्रेसी, एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रूल होगा। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, एडॉप्टेशन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स, एबलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स। इसके बाद क्या है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये बात करते हैं कौन? पॉलिटिकल स्फीयर में। इकोनॉमिक स्फीयर में क्या? फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट की फ्रीडम हो, रिमूवल ऑफ स्टेट इंपोज द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल्स। इस तरह की चीजें कौन बात करते हैं? तो ये दिया हुआ आपका किसमें? लिबरल नेशनलिज्म में, मतलब पॉलिटिकल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर। इसके बाद आता है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब आपको ध्यान ये रखना है कि 1815 में एक वार होता है, जिस वार का नाम होता है, वह बैटल होता है, जिस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ वाटरलू। और इस किसके किसके बीच होता है? तो एक तरफ होता है नेपोलियन, दूसरी तरफ कौन होता है? तो रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और प्रूशिया। इसमें जो नेपोलियन बोनापार्ट होता है उसकी हार हो जाती है और वापस से, अब ध्यान रखना, 1804 में रूल में आया होता, 1815 में ये हार जाता है। 1815 की बात क्या करता है ये? क्या होता है कि ब्रिटेन में जो जितने भी नेशन मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को हराए होते हैं ना, उस सब मिलके एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद यूरोप में कुछ चेंजेस करते हैं। उसी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। वियना प्लेस पर होता है, ठीक है। और उसे होस्ट कौन करता है? तो होस्ट करता है ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ध्यान रखना है आपको। अब इसमें क्या क्या किया जाता है? आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी, व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। तो ध्यान रखिएगा, रेस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी का रेस्टोरेशन किया जाता है वापस से। टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय नेपोलियन टेकन बैक, जो नेपोलियन टेरिटरीज एक्वायर किया जाता है उसे वापस कर दिया जाता है। प्रिवेंट अ फ्रेंच एक्सपेंसर फ्यूचर, फ्रेंच का एक्सपेंशन जो नेपोलियन कर रहा होता है उसे प्रिवेंट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। प्रूसिया वाज गिवन टू न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इंक्लूडिंग द सैक्सोनी। इसके बाद ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल नथन, मतलब ये ढेर सारे चेंजेस किए जाते हैं। कह सकते हैं कि वट एवर चेंजेस डन बाय द नेपोलियन बोनापार्ट, उसको चेंज किया, एक्सेप्ट फ्यू चेंजेस। आगे हम आपको बताएंगे। कुछ चेंजेस को छोड़कर 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट हारता है ना, तो हारने के बाद क्या किया जाता है? जो न्यू कंजर्वेटिज्म आते हैं तो वो ट्रीटी ऑफ वियना में वो सारी चीजें क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद होता क्या है कि द रेवोल्यूशनरीज, उसके बाद एक छोटा सा हेडिंग आपके बुक में दिया रेवोल्यूशनरीज। उसमें आपको याद रखना है गुसेप्पे मेज़नी के बारे में, जो जेनेवा में बार्न होता 1807 में। और ये टू सेक्रेट सोसाइटीज बनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। यंग इटली 1838 में और मार्शल्स एंड यंग यूरोप 1834 में। और मेटरनिच गुसेप्पे मेज़नी को बोलता है ना कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, मतलब ये हम लोगों का सबसे बड़ा एनिमी होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता एज अ किसमें? तो एज अ रेवोल्यूशनरीज में। इसके बाद ध्यान रखिएगा, पेंटिंग पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कलेक्टिव आइडेंटिटी, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन कोड। इसके बाद मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें मिड 18th सेंचुरी तक कोई नेशन स्टेट नहीं। हब्सबर्ग का एग्जांपल, एरिस्टोक्रेसी कौन, न्यू मिडिल क्लास कौन, लिबरल नेशनलिज्म मतलब क्या, पॉलिटिकल स्फीयर में क्या,
इकोनॉमिक स्फीयर में क्या, न्यू कंजर्वेटिज्म, वाटरलू के बारे में मैंने बताया, बैटल ऑफ वाटरलू, तो इसके किसके बीच, एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरी तरफ कुछ यूरोप के नेशन। वाटरलू बैटल में नेपोलियन बोनापार्ट हारता है। 1815 के बाद क्या होता है, वापस से रूल आता है किसका, कंजर्वेटिज्म का। क्या चेंज करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। उसके बाद द रेवोल्यूशनरी, जिसमें गुसेप्पे मेज़ेनी के बारे में पढ़ना है, जिसको मेटरनिच एक स्टेटमेंट के साथ बोलता है क्या, सबसे बड़ा ये एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए। कहानी शुरू होता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। हिस्ट्री क्या है, यही रेवोल्यूशन है, डेट है, कहानी यही पढ़ना होता है। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन में ध्यान रखिएगा 1813 में क्या होता है, वापस से बर्मन डायनेस्टी को ओवरथ्रोन कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया जाता है और लुइस फिलिप को राजा बना दिया जाता है। आप बोलोगे सर कैसे, एक्चुअली होता ही है कि 1830 आते आते ना, कहते हैं फ्रांस में रेवोल्यूशन होता और कहते हैं नहीं, राजा तो रहेगा कोई बात नहीं है, बट अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और राजा भी होगा, ठीक है। और इस तरह से मेटरनिच बोलता है एक स्टेटमेंट यहाँ पर कि वेन फ्रांस नेजेस द रेस्ट यूरोप कॉजेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस को छींक भी आती है ना, तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी पकड़ लेती है। मतलब अब जो कंजर्वेटिज्म के लोग होते हैं उन्हें ये रियलाइज होने लगता है कि अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, धीरे धीरे हर कंट्री में क्या होने वाला है, रेवोल्यूशन होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से जुलाई रेवोल्यूशन होता है। इसी तरह से जुलाई रेवोल्यूशन होता है कहाँ पर, बेल्जियम ब्रुसेल्स में। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, जो ऑटोमन एम्पायर वाला आपने पढ़ा होगा, वहां की बात पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है रोमांट, तो ये ध्यान रखिएगा, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इसमें क्या होता है, कल्चर पोइट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, नेशनल फीलिंग में, ठीक है। कल और जो जॉन गॉटफ्रिड फ्राइड के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक ट्रू, और वो बोलता है कि ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड एमंग द कॉमन पीपल। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ट्रू जर्मन कल्चर तभी ला सकते हैं जब हम अपने लोगों को अपनी लैंग्वेज के बारे में हम बताएंगे, समझाएंगे, तब इस तरह की चीजें दिया हुआ। इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल लैंग्वेज भी प्ले करता है। इसके बाद एक रेवोल्यूशन शुरू होता है, कौन सा, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रेवोल्यूशन। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा 1830s के आसपास क्या होता है कि ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है यूरोप में, फसल बर्बाद हो जाती है, महंगाई बहुत बढ़ जाती है, लोगों की नौकरी चली जाती है, फूड शॉर्टेज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, कंडीशन इतना बिगड़ जाता है कि लुइस फिलिप, जो 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के टाइम पे फ्रांस में राजा बना होता है, उसको कंट्री छोड़ के भागना पड़ता है। नेशनल असेंबली अब क्या करता है कि लोगों को वोटिंग राइट्स दे देता है, और वोटिंग राइट्स देता है, सबको देता है, और 21 ईयर एज भी डिसाइड कर देता है। इसके बाद छोटा सा आपके बुक में दिया स्टोरी ऑफ सिलेसिया, कुछ वीवर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवॉल्ट करती है, वो दिया हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद शुरू होता है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स का क्या रेवोल्यूशन रहता है, जो लिबरल लोग रहते हैं तो वो लोग क्या डिमांड करते हैं, डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एक्चुअली जो लिबरल्स होते हैं 1848 में जो रेवोल्यूशन करते हैं ना, ये किस, जर्मनी में ये रेवोल्यूशन होता है, ये किस किस चीज की डिमांड करते हैं, तो तीन चीजों की। पहला कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। और जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जाती है कब, 18th में 1848 को। 831 मेंबर्स होते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो वहां का किंग होता है उसका नाम होता है फ्रेडरिच विलियम IV, जो किंग ऑफ प्रूशिया होता है। अब आप बोलोगे सर जर्मनी प्रूशिया, एक्चुअली उस टाइम पर जर्मन जैसा कोई स्टेट नहीं था, प्रूशिया के अंडर में सब था। प्रूशिया मतलब इंपॉर्टेंट एक टेरिटरी था, ठीक है। और वो क्या कर देता है, आर्मी की मदद से इस पूरे नेशनल असेंबली को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ध्यान रखना है, फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, एज ऑफ रेवोल्यूशन कैसे, एज ऑफ रेवोल्यूशन कैसे होता है, रोमांटिक इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग, लैंग्वेज कैसे रोल प्ले करता है, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट में आप ध्यान रखना है कि फ्रांस में कौन सा रेवोल्यूशन होता है, लुइस फिलिप को कैसे कंट्री छोड़ के भागना पड़ता है, जो 1848 में जो जर्मनी में नेशनल असेंबली बनती है 31 मेंबर का, वो किस किस चीज का डिमांड करते हैं, कैसे खत्म हो, ये खत्म। फिर आता था मेकिंग ऑफ द जर्मनी, इटली और ग्रेट ब्रिटेन की स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे जर्मनी, इटली और ग्रेट ब्रिटेन का क्या होता है, यूनिफिकेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जर्मनी की अगर हम कहानी देखें ना, 1848 में आपने पढ़ा अभी जर्मनी वाली, 1848 में जो रिवोल्यूशन होता है उसे सप्रेस कर दिया जाता है बाई मोनार्क, आर्मी और लैंडलॉर्ड के द्वारा, जंकर्स ऑफ प्रूशिया जिसे आप बोलेंगे। इसके बाद क्या होता है कि प्रूशिया जो होता है ना, जो 1848 में इस रेवोल्यूशन को सप्रेस किया होता है, अब प्रूशिया इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आगे आता है। और किसके लीडरशिप में, तो ध्यान रखना, ऑटोमन बिस्मार्क। एक्चुअली जब भी हम बात करते हैं जर्मनी की यूनिफिकेशन की ना, उसमें ऑटोमन बिस्मार्क का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनली होता क्या है
कि 3 वार होते हैं विद इन 7 ईयर, 7 ईयर में 3 वार होते हैं पूरे जर्मनी में, जर्मनी के जो भी टेरिटरी रहता है, एरिया रहता है। और इस तरह से 1871 में जो प्रूशिया का किंग होता है, 1871 में जो प्रूशिया का किंग होता है उसको बना दिया जा, प्रूशिया का किंग किसको बना दिया जाता है, तो किंग विलियम फर्स्ट को बना दिया जाता है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है किसका, जर्मनी का। तो क्या रखना है ध्यान, 1848 में जो रेवोल्यूशन होता है, किंग उसे क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है आर्मी और जंकर्स की मदद से। बाद में प्रूशिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पूरे जर्मनी का क्या करने के लिए, यूनिफिकेशन करने के लिए। विद इन 7 ईयर्स 3 वार्स होते हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी और डेनमार्क जो जर्मनी पर कब्जा किए होते हैं उनके साथ। और करने के बाद फाइनली 1871 में क्या होता है कि जो प्रूशिया होता है, प्रूशिया का किंग बना दिया जाता, प्रूशिया का जो किंग होता है विलियम फर्स्ट, उसको बना दिया जाता है पूरे जर्मनी का राजा। अब आते हैं हम किस पर, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो हम दूसरा पढ़ने वाले। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या दिया हुआ है कि एक्चुअली इटली आप देखोगे ना तो इटली की कंडीशन ऐसी रहती है कि इटली 7 स्टेट में डिवाइड रहता है। सार्दिनिया पिएडमोंट रूल्ड बाय इटालियन, उसमें एक पार्ट मैप में मैंने पीछे डिटेल आपको बताया भी है, पढ़ाया तो उसमें सार्दिनिया पिएडमोंट जो होता है ना, पिएडमोंट, उस पर इटली का रूल रहता है। बाकी जो नॉर्थ पार्ट होता है उस पर ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग का रूल रहता है, सेंट्रल पर पोप का, और साउथ पर बर्बन किंग का रूल रहता है, बर्बन किंग ऑफ स्पेन का रूल रहता है। अब इसमें 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है, एक चीफ कैवियोर जो नॉर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक गारिबल्दी जो साउथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को क्या बना दिया जाता है, 1871 में विक्टर इमैनुअल 1871 में 1871 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को क्या बना दिया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, कहाँ का किंग, इटली का। तो जर्मनी का कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल ध्यान रखना है, ऑटमन बिस्मार्क, और कैसे प्रूशिया का जो किंग होता है विलियम फर्स्ट, उसको राजा बनाया जाता है पूरे जर्मनी का। देन इटली में किसका किसका नाम याद रखना है, तो कैवियोर का और गारिबल्दी का, और राजा कौन बनता है, विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब हम आते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। एक्चुअली ब्रिटेन के साथ कुछ स्ट्रेंज केस होता है, और ब्रिटेन के साथ स्ट्रेंज केस कैसे होता है ये आप ध्यान रखोगे। एक्चुअली जैसा सडन चेंज आपका इटली और जर्मनी में आता है, उससे कुछ अलग चेंजेज आता है कहाँ पर, तो ब्रिटेन में। यहाँ पर कोई सडन चेंजेस नहीं आता, इट वाज अ स्लो प्रोसेस, बड़ी धीरे धीरे चेंजेज आता है, ठीक है। जो ग्रेट ब्रिटेन है ना, आज की डेट में भी हम एग्जांपल देते हैं नेशन स्टेट का, क्योंकि इट वाज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन एंड प्रोसेस, बहुत लंबे टाइम में धीरे धीरे ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली 18th सेंचुरी में नो ब्रिटेन नेशन, कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं, ब्रिटिश आइसलैंड था। और कह सकते इस ब्रिटिश आइज में कौन कौन था, इंग्लैंड था, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटलैंड, इरिस यानी आयरलैंड, जिसमें हर का अपना ओन क्या था, कल्चर था। बट इंग्लिश उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वेल्दी और पावरफुल बनता है, और क्या करता है, धीरे धीरे सबके पावर को कंट्रोल करता है। और इस तरह से 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट क्या करता है, धीरे धीरे पावर को स्नीज करना शुरू करता है, और धीरे धीरे अपने आप को पावरफुल बनाता है। फाइनली होता क्या है, कि एक्ट यूनियन ऑफ 1707, जगह नहीं है मैं कहाँ लिखूं, इसे आप सुन लीजिए, बुक में दिया है। 1707 में एक बनता एक्ट, जिसे बोलते एक्ट यूनियन ऑफ 1707। उसमें उस एक्ट के तहत वो एक्ट किसके किसके बीच में होता है, तो इंग्लिश एंड स्कॉटलैंड, और इसके थ्रू रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इस तरह से यूके या ग्रेट ब्रिटेन बनता है, और इंग्लिश वाज एबल टू इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑन द स्कॉटलैंड, और इस तरह से स्कॉटलैंड को क्या कर लिया जाता है, अपने में मिला लिया जाता है। इसके बाद फाइनली क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड को कैसे मिलाया जाता है इसमें। तो आयरलैंड की स्टोरी थोड़ी अलग होती है। आयरलैंड क्या होता है कि आयरलैंड को क्या किया जाता है, एक रिवॉल्ट होता है बाय द रिवॉल्ट बाय द ओल्फटोन एंड यूनिफाइड इरिशमेंट 1707 में। और फाइनली कह सकते हैं कि जो इंग्लिश होता है, इंग्लैंड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ब्रिटेन को क्या कर लेता है, ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है, और फाइनली ये एक नेशन बन जाता है। क्या होता है सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, तो ब्रिटिश फ्लैग, जो यूनियन जैक, नेशनल एंथम बनाया जाता है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, लैंग्वेज प्रमोट किया जाता है इंग्लिश, ठीक है। ओल्डर नेशन सबऑर्डिनेट ऑफ द नेशंस, जो ओल्डर नेशन होते हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफ द नेशंस होते हैं। इसके बाद जो स्टोरी शुरू होती है आपकी बुक में, वो शुरू होता है विजुअलाइजिंग द नेशन। आप देख सकते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। अब वो टाइम आ गया होता है जब नेशन को क्या करते हैं, एक
एक कह सकते हैं पोर्ट्रेट देते हैं, एक पोर्ट्रेट देते हैं और उस पोर्ट्रेट के थ्रू हम नेशंस को क्या करना शुरू करते हैं, विजुअलाइज करना शुरू करते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे इसको दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग पोर्ट्रेट बनाया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो फ्रांस में मरियाने बनाया जाता है, जर्मनी में जर्मेनिया, जैसे इंडिया में भारत माता बनाई जाती है। और इस पेंटिंग के थ्रू क्या किया जाता है, तो विजुअलाइज किया जाता है किसको, नेशन को। इसके बाद फाइनली होता क्या है, विजुअलाइज किया जाता है नेशन को। आप देखिएगा आपके बुक में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि जो जर्मेनिया बनाई जाती है उनके हाथ में क्या रहता है, किस चीज क्या सिंबल्स है। जैसे एक में दिया हुआ ब्रोकन चेन किसका सिंबल है, बीइंग फ्रीड का, ये सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का दिया नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, बाल्कन इशू। एक्चुअली नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म होता क्या है, देखिए नेशनलिज्म मतलब होता है ना कि हम बहुत अच्छे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो आपके अंदर अगर ये फीलिंग रहे हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं या हम बहुत अच्छे हैं, तो दिस इज द नेशनलिज्म। लेकिन जब आपके मन में ये विचार आने लगे हमको छोड़ के सब बहुत बहुत बुरे हैं, हमको छोड़ के सब बेकार है, तो दिस इज इंपेरियलिज्म। और होता भी ऐसे ही है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म के साथ, यानी स्टार्टिंग में नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, लेकिन विथ टाइम ये बदल जाता है किसमें, इंपेरियलिज्म में। अब होता क्या है, कंडीशन अलग होता है। कैसे, तो ध्यान रखिएगा, एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो नेशनलिज्म है वो धीरे धीरे इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है। डोमिनेशन ऑफ द बिग स्टेट ओवर द स्मॉल स्टेट, जो बड़े बड़े स्टेट होते हैं वो डोमिनेट करना शुरू करते हैं किसको, छोटे स्टेट के ऊपर। और इनमें आप देखेंगे केस स्टडी बाल्कन रीजन का, जिस पर ओटोमन एम्पायर धीरे धीरे वीक हो जाता है। और वीक होने के बाद होता क्या है कि जो स्टेट होते हैं बाल्कन एम्पायर के अंडर में ना, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की बात शुरू करते हैं। और इस तरह से बाल्कन रीजन में छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं वो आपस में ही क्या करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू करते हैं, वार करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद उसी का फायदा उठाते हैं बड़े बड़े नेशंस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूसिया। और ये क्या करते हैं, उसमें कूद जाते हैं और उन नेशंस की सपोर्ट करना शुरू करते हैं। और इस तरह से फाइनली जो नेशनलिज्म इंपेरियलिज्म बाल्कन रीजन वाली स्टोरी है ना, ये जन्म दे देता है किसको, वर्ल्ड वार फर्स्ट को, 1914 टू 1918। ये आपके पूरे इस चैप्टर की स्टोरी रहे। मैं मान रहा हूं मैंने बहुत जल्दी इस स्टोरी को बताया, रीजन ये बहुत बड़ा है। जस्ट मेरा एक ही पर्पस था कि आप इन सारे टॉपिक से क्या हो जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए। एक बार 2 मिनट में पूरे चैप्टर को हम रिवीजन कराते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। इंट्रोडक्शन में पेंटिंग के बारे में पढ़ना है। फ्रेडरिक सोरियो कौन सा पेंटिंग बनाता, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म। इसमें क्या आता है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट रूल में आता है, आने के बाद सिविल कोड ऑफ 1804 लाता है। इसके बाद मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आता है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आता है, जिसमें क्या दिया हुआ है आपका पूरा कि कैसे हब्सबर्ग एम्पायर का एग्जांपल, एरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं, न्यू मिडिल क्लास कौन होते हैं, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म में किस चीज की डिमांड करते हैं, न्यू कंजर्वेटिज्म 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में जब नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। उसके बाद क्या होता है, रेवोल्यूशनरी गुसेप्पे मेज़ेनी के बारे में। उसके बाद एज ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें आपको रोमांटिक इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग के बारे में पढ़ना है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट के बारे में पढ़ना है। 1848 में रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स जो जर्मनी में होता है पढ़ना है। मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ग्रेट ब्रिटेन, तीनों की स्टोरी पढ़नी है। विजुअलाइजिंग द नेशन, कैसे नेशन को विजुअलाइज किया जाता है। और फाइनली नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, वर्ल्ड वार फर्स्ट की शुरुआत कैसे होती है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी डिटेल के लिए आप पुराना वीडियो देखें, उसमें सब कुछ हम आपको डिटेल पढ़ाए हैं, आप अच्छे से पढ़िए करिएगा। थैंक यू सो मच।